यह हमारी पृथ्वी की सबसे इनहॉस्पिटेबल जगहों में से एक है। अंटार्कटिका एक फ्रोजन किंगडम। साल है 2007 और रात के डेड ऑफ नाइट में एक लाल रंग का क्रूज शिप बर्फ और स्लश को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके इंजन्स गड़गड़ा रहे हैं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस शिप पर करीब 154 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हैं। ज्यादातर लोग अपने वार्म बेड्स में आराम से सो रहे हैं। वे शिप के रिदमिक इंजन के थ्रॉब और ओकेजनल बर्फ के हल से टकराने की आवाज के आदी हो चुके हैं। लेकिन किसी को डर नहीं है, क्योंकि यह क्रूज शिप खास तौर से इस जर्नी के लिए रीइंफोर्स्ड की गई है। लेकिन फिर एक डीप ग्रोन सुनाई देती है और एक तेज धमाका होता है। शिप का रीइंफोर्स्ड हल बर्फ से ऐसे फटता है जैसे कोई टीन का डिब्बा, और कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाता है। पैसेंजर्स को ओपन टॉप लाइफ बोट्स में एंटार्क्टिका के सबसे डेंजरस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। रेस्क्यू एक दूर की उम्मीद लगती है। एक्सप्लोरर को स्पेशली आइस में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। लगभग 4 दशकों तक उसने सफलतापूर्वक ऐसा किया भी था, लेकिन फिर भी यह हादसा हुआ। आइस ने शिप के हल को काट दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में भेज दिया। 1960 के दशक के बाद समय में एक अलग ही तरह का टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। जहाज जो पहले कॉन्टिनेंट्स के बीच लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते थे, अब एक नए पर्पस के लिए इस्तेमाल होने लगे। क्रूजिंग। स्वीडिश अमेरिकन एंटरप्रेन्योर लार्स एरिक लिंडब्लाड ने एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया क्रूज शिप की कमीशन की, जो पोलर एडवेंचर टूरिज्म को रिटाइन कर सकता था। शिप को छोटा और मैन्यूवरेबल बनाया गया ताकि यह बर्फ के डेंस पैचेस में नेविगेट कर सके। शिप का नाम रखा गया लिंडब्लाड एक्सप्लोरर। 2007 के नवंबर में एक्सप्लोरर एक स्पेशल ट्रिप के लिए निकला। यह ट्रिप सर अर्नेस्ट शेकलेटन की पोलर एक्सपीडिशन को रेट्रेस करने के लिए डिजाइन किया था। 19 दिनों की इस यात्रा में यात्रियों को अर्जेंटीना से अंटार्कटिका तक ले जाया जाना था। नवंबर 21 की रात कैप्टन बेंट विमन ने शिप के सामने बर्फ का एक बड़ा फील्ड देखा। शिप की स्पीड को 12 नॉट से 5 नॉट्स तक रिड्यूस कर दिया गया और एक्सप्लोरर धीरे धीरे बर्फ के फील्ड को काटने लगा। कैप्टन को लगा कि ये फर्स्ट ईयर आइस है और एक्सप्लोरर इसे आसानी से हैंडल कर लेगा, लेकिन आधी रात के बाद एक्सप्लोरर अचानक रुक गया। कैप्टन ने तुरंत रिवर्स मैनूवर करके आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी डेक 3 से एक अलार्मिंग कॉल आया। कैबिन 314 में पानी भर रहा था। जब क्रू ने पानी चखा तो ये सॉल्टी निकला, मतलब ये समुद्र से आ रहा था। शिप का रीइंफोर्स्ड हल बर्फ से फट गया था। डैमेज कंट्रोल टीम ने कैबिन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही पता चला कि फ्लडिंग इंजन रूम तक पहुंच रही थी। पंप्स चलाने के बावजूद पानी तेजी से भर रहा था। कैप्टन ने डिस्ट्रेस कॉल भेजा और आसपास के शिप्स नेशनल जियोग्राफिक एंडेवर और नॉर्ज ने रेस्क्यू के लिए रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मदद पहुंचने में अभी कई घंटे बाकी थे। एक्सप्लोरर के लाइफ बोट्स खुले आसमान के नीचे थे, जो एंटार्क्टिक के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और हार्श वेदर कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे। लाइफ बोट्स को डार्क और आइसी वाटर्स में लॉन्च किया गया। पैसेंजर्स ने ओपन सी में कोल्ड और आइसोलेशन का सामना किया। रेस्क्यू शिप्स ने अंततः उन्हें बचाया, लेकिन यह घटना एक पेनफुल रिमाइंडर है कि नेचर को कभी भी हल्के में ना लें। यह इंसिडेंट हमें बताता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, अंटार्कटिका जैसे हार्श एनवायरनमेंट्स में केवल कॉशन और रिस्पेक्ट से ही सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें इवैक्यूएशन में कहाँ जाना है ये नहीं बताया गया था। पेंगुइन लाउंज मास्टर स्टेशन से आगे पैसेंजर्स एक बोट से दूसरी बोट तक जा रहे थे, बस एक खाली जगह ढूंढने की कोशिश में जहां वे फिट हो सके। ये सीन बिल्कुल केओटिक था। क्रू आपस में चिल्ला रहे थे और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लाइफ बोट्स के इंजन्स स्टार्ट नहीं हो रहे थे। पैसेंजर्स को पुराने एंटिक्वेटेड ओपन टॉप बोट्स में लोड किया गया, जहां हर एक सांस ठंडी हवा में विजिबल हो रही थी, लेकिन लाइफ बोट्स में जाना भी किसी की सेफ्टी की गारंटी नहीं थी। अगर समुद्र में अचानक कोई तूफान आता या मौसम खराब हो जाता तो बोट्स एक दूसरे से बिखर जाती और पैसेंजर्स को आइसी एंटार्क्टिक सीज में जूझना पड़ता, क्योंकि बोट्स में कोई भी प्रॉपर रूफ प्रोटेक्शन नहीं थी। एक समय था जब लाइफ बोट्स में फ्लिम्जी स्क्रीन लगी होती थी, जो कि जरूरत पड़ने पर इरेक्ट की जा सकती थी,
लेकिन क्रू को या तो इसका ध्यान नहीं था या उन्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए कोई भी स्क्रीन कभी भी नहीं लगी। एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ पैनिक तब था जब लाइफ बोट 3 पानी में उतरी, लेकिन वह एक्सप्लोरर के हल से अलग होने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसी समय ऊपर लाइफ बोट एक लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे लाइफ बोट 3 पर गिरने वाली हो। अचानक एक अर्जेंट स्ट्रगल हुआ और लाइफ बोट 3 धीरे धीरे अपनी जगह से हटने में कामयाब रही। दूसरी ओर लाइफ बोट 2 इतनी तेजी से शिप के हल से नीचे आ रही थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को लगा कि यह ओवरटर्न हो सकती है, क्योंकि इसी प्रकार की घटनाएं पहले एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड और लुसिटेनिया जैसी शिप्स में हो चुकी थी। लेकिन उस रात समुद्र का मौसम शांत था, जिससे लाइफ बोट्स को पानी में उतरने में थोड़ी राहत मिली। एक्सप्लोरर अब लगभग 15 डिग्री की लिस्ट में था और शिप के एक साइड से दूसरी साइड तक चलना स्टीप हिल चढ़ने जैसा महसूस हो रहा था। इंजन रूम्स में इंजीनियर्स और पंप्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जनरेटर 3 अब पानी में डूबने लगा था और इसे शट डाउन करना पड़ा। डेक इंस्पेक्शन से पता चला कि टॉयलेट से पानी बाहर निकल रहा था और पूरी डेक फ्लड हो रही थी। एक्सप्लोरर की हल में होल्स ढूंढने में काफी समय लग रहा था, लेकिन शिप पानी के अनसीन पंक्चर्स से स्लोली डूब रहा था। चीफ इंजीनियर ने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि एक्सप्लोरर अब बच नहीं सकता। कैप्टन ने तुरंत रिमेनिंग इंजीनियर्स को बुलाया और उन्हें मशीनरी स्पेसेस से बाहर निकलने का आदेश दिया। अबैंडनिंग द शिप वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट और इवैक्यूएशन शुरू हुई। कैप्टन और बाकी ऑफिसर्स ने एक्सप्लोरर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब सारे इंजीनियर्स और क्रू ज़ोडियाक बोट्स में थे, तब अनएक्सपेक्टेड रूप से एक्सप्लोरर का वेरिएबल पिच प्रोपेलर रिवर्स पिच कर गया और शिप ने पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिया, जैसे किसी सैड वेल की तरह जो बिना कंट्रोल के बैकवर्ड चल रही हो। कैप्टन और ऑफिसर्स ने तुरंत इंजन्स को शट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। इंजीनियर्स को फिर से बुलाया गया, लेकिन उस समय एक्सप्लोरर अनकंट्रोलेबली मूव कर रही थी, इसलिए अब उसके नजदीक जाना भी खतरनाक था। हार्ट रेंचिंग मोमेंट था जब कैप्टन और ऑफिसर्स ने एक्सप्लोरर को अबैंडन कर दिया और ओपन लाइफ बोट्स में ड्रिफ्ट करने वाले पैसेंजर्स और क्रू को छोड़ दिया। पैसेंजर्स को अब अपनी जान बचाने के लिए ओपन टॉप लाइफ बोट्स में ड्रिफ्ट करना था। समुद्र में हल्की सी चॉप शुरू हो गई, जिससे ठंडी सी वाटर की बूंदें उन पर गिरने लगीं। थर्मल ब्लैंकेट्स जो बोट्स में रखी थीं, वह या तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी या फिर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल यूजलेस थी। केवल एक बोट का इंजन शुरू हुआ था और बाकी 3 बोट्स को ज़ोडियाक बोट्स के जरिए खींचा गया। सारे लोग नॉर्थ के ठंडे पानी में बुरी तरह से बर्फीली ठंड से जूझ रहे थे। सूरज अब एंटार्क्टिक सी पर उग रहा था और एक हेलीकॉप्टर आसमान में गूंज रहा था। रेस्क्यू की उम्मीद जगी थी। सनराइज के बाद रेस्क्यू शिप्स नॉर्गा और नेशनल जियोग्राफिक एंडेवर घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन की डेलिकेट मैन्यूवर्स के बाद पैसेंजर्स को सेफली शिप्स में लाया गया। रेस्क्यू शिप्स ने सही वक्त पर अराइवल किया और कुछ ही समय में सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक्सप्लोरर ने घंटे तक ड्रिफ्ट किया और धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन लकी टाइमिंग और काल्म कंडीशंस ने कई जिंदगियां बचा लीं। एक्सप्लोरर को लगभग 600 मीटर गहरे समुद्र में डूबते हुए देखा गया। 2006 में कुछ प्रोफेसर्स ने इस टाइप के क्रूज शिप डिजास्टर की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जो शॉकिंग था वह यह था कि यह एक क्वालिफाइड शिप एक्सप्लोरर डूब गई। एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि शिप के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ने डिजास्टर को बढ़ाया, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ने क्रू की सेफ्टी के लिए चिंता और उनके फैसलों की सराहना की। कैप्टन और क्रू ने शिप को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन कैप्टन वाइमन की जजमेंट ने शिप को खतरे में डाल दिया। ही हैड प्लेंटी ऑफ सी एक्सपीरियंस, लेकिन एंटार्क्टिक कंडीशंस में उनका अनुभव न के बराबर था। आइस फील्ड में जाने का उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां कंसील्ड आइसबर्ग्स थे जो शिप के हल को पंक्चर कर सकते थे। अल्टीमेटली इस इंसिडेंट ने यह सिखाया कि पोलर सीज में किसी भी गलत फैसले का कोई मार्जिन नहीं होता। क्रूज टूरिज्म आजकल बहुत बढ़ रहा है,
लेकिन एक्सप्लोरर की कहानी सभी शिप ऑपरेटर्स के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। कंप्लेसेंसी किल्स और पोलर सीज में सेफ्टी के लिए एक्सट्रीम विजिलेंस जरूरी है।